नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को मिला जनादेश कई मायनों में अभूतपूर्व है। नतीजा आने के पहले तक विरले राजनीतिक पंडित ही इस निष्कर्ष पर पहुंच पाए थे कि यह जनादेश 80 के दशक के उत्तरार्ध से चली आ रही गठबंधन सरकारों के दौर को खत्म कर देगा और भाजपा को अपने दम पर उन विशेषणों से मुक्त कर देगा जो अब तक भारत की मुख्य विपक्षी दल और हिंदुत्व की राजनीति करने वाले दल के रूप में भाजपा को व्याख्या देती थी। लिहाजा ये जनादेश गठबंधन की उन मजबूरियों से भी मुक्त है जो शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्षेत्रीय दलों के तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा देती रही है। जानकार इन्हीं पंक्तियों में कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी के कैबिनेट का स्वरूप भी छुपा हुआ देख रहे हैं। जाहिर है गठबंधन की मजबूरियों से मुक्ति नरेंद्र मोदी को जंबो कैबिनेट की मजबूरियों से मुक्त कर एक सुपर कैबिनेट या यूं कहें कि एक कसा हुआ कैबिनेट बनाने की प्रेरणा दे सकता है, जहां बने रहने के लिए डिलीवरी या दूसरे शब्दों में परिणाम देना जरूरी होगा। इसके लिए मंत्रिमंडल के स्वरूप का पुनर्गठन बेहद जरूरी माना जा रहा है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार देश के इतिहास की सबसे कसी हुई सरकार होगी। सरकारी खर्चों में कटौती करने और काम में दक्षता और कुशलता बढ़ाने के लिए मंत्रालयों में काट-छांट और उन्हें आपस में मिलाने की सबसे बड़ी कवायद की जा सकती है। इसके तहत कई गैर जरूरी मंत्रालयों को खत्म किया जा सकता है, कई मंत्रालयों को निगमों में तब्दील किया जा सकता है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को भी आगे जाकर निगम में बदला जा सकता है, जबकि नदियों को जोड़ने या उन्हें साफ करने के लिए एक अलग मंत्रालय या निगम बनाने का भी प्रस्ताव है। अगर सत्ताधारी दल भाजपा से आ रहे संकेतों को सही माने तो अभी मौजूद 70 से भी ज्यादा मंत्रालयों को घटाकर 2 दर्जन के आसपास लाया जा सकता है, जिसका नेतृत्व कैबिनेट मंत्री के हाथ में होगा। इसके साथ ही प्रत्येक मंत्रालयों में 2-4 राज्य मंत्री बनाकर चुनावी जरूरतों को भी पूरा किया जा सकता है। जाहिर है ऐसे में मंत्रिमंडल का कोर यानी महत्वपूर्ण मंत्रालय या यूं कहें कि लुटियंस दिल्ली की 2 भुजाएं साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक के हिस्से शायद ही सहयोगियों के पास जाएं। विदेश, वित्त, गृह और रक्षा मंत्रालय का जिम्मा पार्टी अपने ही वरिष्ठ और अनुभवी साथियों के हवाले करेगी। इन मंत्रालयों के लिए लुटियंस की हवा में अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण शौरी और रविशंकर प्रसाद जैसे नाम परिणाम आने के दिन से ही तैरने लगे हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी को मिले जनादेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सदन में किसी मजबूत विपक्ष का नहीं होना भी है। ऐसे हालात में सरकारों के अराजक होने के खतरे की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने उससे भी बड़ी समस्या भाजपा के भीतर से विरोध की गूंज है। लिहाजा दोनों ही स्थितियों से निपटने के लिए जानकार मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की डिलीवरी मैकेनिज्म को मजबूत करने की मंशा होगी। साथ ही पार्टी के अंदरूनी समीकरणों में संतुलन बिठाने के लिए बुजुर्ग नेताओं को भी एडजस्ट किया जा सकता है। इसी तरह नरेंद्र मोदी भाजपा के विस्तारवादी नीतियों के मद्देनजर उन राज्यों से आए सांसदों को भी अपने मंत्रिमंडल में जगह दे सकते हैं जहां चुनाव आसन्न है। मसलन महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्य संख्या बल के लिहाज से बाकी राज्यों पर भारी पड़ेंगे। हालांकि भाजपा को अपने बूते बहुमत है, लेकिन सहयोगी दलों के साथ यह आंकड़ा 300 के पार जाता है। लिहाजा मंत्री पदों के चयन में पार्टी सहयोगियों की भावनाओं का ध्यान भी बखूबी रखेगी और सूत्रों की माने तो इसके लिए जिस फार्मूले को आधार बनाया जा सकता है उसमें हर सहयोगी दल के न सिर्फ कैबिनेट और राज्य मंत्रियों की संख्या तय की जा रही है, बल्कि यह भी तय हो रहा है कि इस पार्टी के कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अब तक के फार्मूले के मुताबिक लोकसभा के 13 सांसदों पर एक कैबिनेट मंत्री मिल सकता है। तेलुगु देशम पार्टी को लोकसभा में 16 सीटें मिली है, इस लिहाज से उसका एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री बनता है, जबकि 18 सीटें हासिल करने वाली शिवसेना को एक कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री मिल सकते हैं। इस फार्मूले के मुताबिक सहयोगी दलों में शिवसेना और टीडीपी को छोड़ किसी अन्य दल के सांसद को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जा सकता। पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गणपति राजू का नाम आगे है। अन्य सहयोगी दलों में लोक जनशक्ति पार्टी को 6, अकाली दल को 4, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 3, अपना दल को 2 सीटें मिली हैं, जबकि नगा पीपुल्स फ्रंट, नेशनल पीपुल्स पार्टी, पीएमके, स्वाभिमानी पक्ष और ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस को 1-1 सीटें मिली हैं। भाजपा के अलावा एनडीए की ऐसी 11 पार्टियां और हैं जिन्होंने लोकसभा में सीटें जीती हैं। नरेंद्र मोदी को यह तय करना होगा कि लोकसभा में बल कम होने के बावजूद क्या सहयोगी पार्टियों को क्षेत्रीय संतुलन और उनके नेताओं के कद के हिसाब से मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। मिसाल के तौर पर 13 सांसदों पर एक कैबिनेट मंत्री के फार्मूले के मुताबिक 6 सांसदों वाले रामविलास पासवान को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जा सकता।
लेकिन बिहार में संभावित मध्यावधि चुनाव पासवान वोटों से मिली बीजेपी को शानदार कामयाबी और पासवान के अनुभव और वरिष्ठता को देखते हुए उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। मोदी ने दलित एजेंडे पर खास ध्यान दिया है, ऐसे में पासवान के दावे को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। बिहार में मध्यावधि चुनावों की संभावना के मद्देनजर रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को हिस्सेदारी मिल सकती है, जबकि उत्तर प्रदेश से अपना दल की अनुप्रिया पटेल को भी बतौर राज्य मंत्री सरकार में लिया जा सकता है। अकाली दल एकमात्र ऐसा सहयोगी दल है जिसने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया है। हालांकि बीजेपी उसे सरकार में शामिल होने का न्योता दे सकती है। मुख्यतः उत्तर भारत की पार्टी माने जाने वाली भाजपा अपने पारंपरिक बेस से हटकर पूर्वोत्तर, पूर्व और दक्षिण भारत के राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती थी और उसे कामयाबी भी मिली। लिहाजा बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और संयुक्त आंध्र को उचित पुरस्कार भी इस कामयाबी के मिल सकते हैं। इसी तरह उत्तर पूर्व में असम से आए बेहतरीन परिणामों, पूर्वोत्तर में नेफ्यू रियो और पीए संगमा के रूप में मिले नए सहयोगियों को सरकार में उचित प्रतिनिधित्व से नवाजा जा सकता है। तमिलनाडु से बीजेपी के अपने एक सांसद हैं, जबकि पीएमके ने भी एक सीट जीती है, जबकि बगल के पुडुचेरी से भी बीजेपी के सहयोगी दल ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस को कामयाबी मिली है। इसलिए क्षेत्रीय संतुलन बिठाने के लिए ऊपर दिए गए फार्मूले को नजरअंदाज भी किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल साफ है कि नरेंद्र मोदी भारी भरकम कैबिनेट से बचेंगे। मोदी मीन्स बिजनेस के मंत्र के साथ आने वाले 5 साल में काम का खाका तैयार किया जा रहा है। एक ऐसी सरकार की नींव रखी जा रही है जो 21वीं सदी में भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने के रास्ते पर मजबूती और तीव्र गति से लेकर जाए। इसलिए कहा जा रहा है कि 26 तारीख को मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से बीजेपी और सहयोगी दलों के कई नेताओं के चेहरे अगर लटके नजर आए तो हैरानी नहीं होगी। संदीप झा, डीडी न्यूज, दिल्ली।